पाठ्यक्रम होता है हिंदी का बड़ी क्लासों में कि जो जीवन परिचय होते हैं, यानी जो लेखकों के जीवन परिचय होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, उनके नंबर दिए जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनकी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, जैसे कबीरदास हुआ, सूरदास हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। गद्य खंड में पाठ 6 है, जिसका नाम है गेहूं बनाव गुलाब। इस पाठ में मैं आपको इस पाठ की गद्यांश है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला है मानव शरीर, इसको आप शुरुआत में मैच करना है और इसको आप आखिरी में। तो मानव शरीर डैश घोषणा की, तो ये इसको आप अच्छे से मिला लें किताब से, आपके सामने रख लें अपनी किताब को, फिर मिलाते चलें। तो जो पहला प्रश्न है वो सबसे पहले ये है कि इस गद्यांश का संदर्भ। तो देखिए, संदर्भ कैसे लिखते हैं, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गेहूं बनाव गुलाब नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक राम वृक्ष बैनीपुरी हैं। अगर आपको जो ये जो लेखक हैं इनका जीवन परिचय चाहिए है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की, ठीक है। ये 11th का जो है चल रहा है चैप्टर, वैसे जो क्लास 10th है उसमें बनी हुई है जीवन परिचय की, ठीक है। तो आप जरूर से देख लें। और देखिए, अब जो संदर्भ है वो हमने तो लिखना सीख लिया है, अगर आगे जो गद्यांश होंगे उसमें आपको ठीक इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। एक बार मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित यानी जिसके ऊपर जो शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन होती है, उसका हमें व्याख्या करना होता है, अर्थ निकालना होता है। तो देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में मानव और पशु में भिन्नता प्रकट करते हुए बताते हैं। कौन बताते हैं? लेखक का कहना है कि मानव के शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। इसी कारण मानव मस्तिष्क से सोचकर सर्वप्रथम मानसिक संतुष्टि और उसके बाद हृदय में सुख की कामना करता है तथा अंत में अपने पेट की भूख शांत करता है। मानव अपनी संतुष्टि की प्राथमिकता को समझता है। उसके विपरीत पशुओं का पेट, हृदय और मस्तिष्क समांतर रेखा में होता है, और मतलब एक रेखा होती है ठीक वैसी रहता है, लेकिन जो हमारे शरीर है उसके ऊपर होता है, ऊपर नीचे। तो देखिए, जो सबसे नीचे होता है वो पेट होता है, लेकिन सबसे ऊपर होता है हमारा जो मस्तिष्क है। और पशु अपने पेट की भूख के गुलाम होते हैं, परंतु मानव ने अपने पेट की भूख पर कंट्रोल पा लिया है। कंट्रोल यानी विजय पा लिया है, ठीक है। ये हमारा व्याख्या इस गद्यांश का वो हो गया है। अब इसी गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या है? मानव शरीर और पशु शरीर में क्या अंतर है? तो मानव शरीर का जो तन है वो खड़ा है, एकदम सीधा खड़ा है, जिससे उसके पेट का स्थान नीचे है और हृदय सबसे ऊपर है, बीच में है, और मस्तिष्क सबसे ऊपर है। तथा पशुओं का शरीर तन खड़ा नहीं है, यानी झुका हुआ है, जिससे उसका पेट, हृदय और मस्तिष्क समांतर रेखा में स्थित है। जिस प्रकार एक रेखा होती है उसी प्रकार से स्थित है, किसमें? जो पशु है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रमुख 3 अंग कौन कौन से हैं? तो बताया गया है 3 अंगों की बात हो रही है, पेट, हृदय और मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आंसर में क्या होगा कि गद्यांश में बताया गया है कि मानव के पास मौजूद मस्तिष्क ही उससे विवेक प्रदान करता है, और मानव जो है भिन्नता कैसे है पशुओं से, क्योंकि मानव के पास मस्तिष्क है और पशुओं के पास मस्तिष्क नहीं है। यही सर्वश्रेष्ठ बनाता है मानव को। लेखक का कहना है कि मानव होने के नाते हमें अपनी इस श्रेष्ठता का बनाए रखनी चाहिए और पेट की अपेक्षा मस्तिष्क को अधिक महत्व देना चाहिए। ये आपको शुरुआत में मैच करना है, गेहूं की आवश्यकता डैश, और ये आखिरी में, ठीक है। एक पैराग्राफ होगा किताब में, आपको देखना है।
तो रूप रहे है। ठीक है, अब देखिए जो पहला प्रश्न तो ये होता है संदर्भ। संदर्भ या जान लीजिए लेखक और पाठ का नाम। तो संदर्भ जो है हम थोड़ी लाइन बढ़ा के लिखते हैं, और जो इसमें शॉर्ट में दिया होता है लेखक और पाठ का नाम, तो ये तो और ज़्यादा सिंपल हो जाता है। जैसे कि अब लेखक को के बारे में तो आप जानते ही हैं, रामवृक्ष वैनीपुरी, और पाठ का नाम है गेहूँ बनाव गुलाब। ठीक है, अब देखिए रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। फिर वही प्रश्न आ गया। तो लेखक का कहना है कि मनुष्य के जीवन में गेहूं का महत्व है, क्योंकि उसे पेट भरने के लिए गेहूं की आवश्यकता होती है। मनुष्य इस धरती पर भूखा आया था, इसलिए लंबे समय से इस भूख को शांत करने के लिए वह निरंतर प्रयास करता रहा है। लेखक का मानना है कि प्राचीन काल में मनुष्य का लक्ष्य केवल भूख शांत करना न होकर व्रत तथा तपस्या आदि भी करना था। अर्थात मनुष्य का जीवन आधार केवल भौतिक आवश्यकता का पूरा करने के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त करना था। ठीक है, जो उसके मानसिक मस्तिष्क को क्या पहुंचाता था? संतुष्टि पहुंचाता। तीसरा प्रश्न है लेखक के अनुसार मानव के लिए क्या आवश्यक है? गेहूं, इसको हम अनाज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन काल से मानव का व्रत एवं तपस्या करने का क्या प्रयोजन था? तो भौतिक आवश्यकता को पूर्ण करना था और साथ ही आध्यात्मिक व मानसिक संतुष्टि प्राप्त करना था। ये इससे संबंधित प्रश्न है। अब तीसरा वाला, गेहूं बड़ा परवल डैश डैश, फिर लिखना है जो आखिरी का शब्द है ये स्थलित हो गई। अब जो पहला प्रश्न तो वही आ जाता है संदर्भ। तो संदर्भ तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से लिखते हैं। अब दूसरा है व्याख्या। तो लेखक का कहना है कि वही प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक का कहना है कि मनुष्य की बुद्धि में वो भ्रष्ट करने के लिए दो वो बताए गए हैं, एक उदाहरण टाइप के बताए गए हैं। जैसे कि पहला है इंद्रियों का संयमन, दूसरा है अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखनी। ये दो उपाय हैं, बस उसके बाद संसार की प्रत्येक शक्ति का सामना करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, मनुष्य के बारे में बताया गया है। अब गेहूं, अगला प्रश्न है गेहूं का परवल क्यों कहा गया है? तो उत्तर में गेहूं को परवल इसलिए कहा गया है क्योंकि वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखता है, क्योंकि इसी के द्वारा अपनी पेट की भूख शांत कर पाते हैं हम। अगला प्रश्न है जो कि 4 है, ये तो वही है जो मैंने आपको इसके पहले बता दिया है। इसमें जो आया ना दो उपाय बताए हैं, पहला है इंद्रियों का संयमन, प्रवृत्तियों के उन्नयन का, यानी ये वही हो जाता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं इस वाले को, क्योंकि इसमें हमने जान लिया है इंद्रियों का संयमन, ये पहले हमने जान लिया है आंसर में। अब देखिए 5वां प्रश्न, गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये आप प्रश्न नोट कर लें, यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, सीधा आंसर लिखा हुआ है। तो आंसर इसमें होगा जो मैंने आपको प्रश्न बताया, गद्यांश के अनुसार संयमन से बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक साथ एक मेनका एक उर्वशी कौमा की मुस्कान पर फलित हो गई।